हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जिस पे आजकल हम रोलर कोस्टर राइड पे चल रही हैं एलिजाबेथन एज के। एंड उसके तहत आजकल हम ड्रामा के बारे में पढ़ रही हैं। तो दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने ओरिजिन ऑफ ड्रामा देखा एंड उसके दो फेसेस एक्सप्लोर किए, रिलीजियस ड्रामा एंड मॉरल ड्रामा। ठीक है, और आज आपके सामने मैं लेने जा रही हूँ आर्टिस्टिक ड्रामा, आर्टिस्टिक पीरियड ड्रामा का। तो इसके लिए जो फ़ोटो मैंने आपके सामने चूज़ की है, इट इज़ वेरी आर्टिस्टिक ना। जैसे आर्ट इज़ समथिंग जो दिल को छू जाए पर समझ ना आए तो ये एक काइंड ऑफ पेंटिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैंने ये जो है फ़ोटो यूज़ की है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिस्टिक जो ड्रामा का पीरियड है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, किन थीम्स पे लिखा गया, कौन से राइटर्स आए, उनके क्या वर्क हैं और कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो हमने इसके बारे में एक्सप्लोर करनी है। सो दिस इज़ आर्टिस्टिक पीरियड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आर्टिस्टिक पीरियड में आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली थीम क्या क्या थी। तो आर्टिस्टिक पीरियड की खास बात पता है क्या है, जो रियल ह्यूमन है ना, जो रियल इंसान है, उसकी रियल लाइफ कैसे है, कैसे वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, गलियों में घूमता है, एक इंसान वाकई क्या है, उस पर आधारित वर्क लिखा गया दोस्तों। ठीक है, जो भी हम स्ट्रीट, स्कूल, कॉलेजेस, मतलब जो हमारी रियल लाइफ है उसको इस पे कवर किया गया। और साथ में दोस्तों, लाइफ को ही एज अ सिंबल टू ह्यूमन माना गया कि अगर हमें ह्यूमन की बात करनी है, इंसान की बात करनी है, तो वी शुड टॉक अबाउट लाइफ। अगर हम जिंदगी की बात करते हैं, ज़िंदगी में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ये इसमें कहा गया। और हाँ दोस्तों, जो इंटरल्यूड्स मैंने आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, इंटरल्यूड्स या इंटरमीडिएट जो बीच में आते थे ड्रामा के बीच में, जिनको परफॉर्म करके बड़ा मतलब ह्यूमर सा क्रिएट हो जाता था, हंसी आती थी, वो इस समय काफ़ी डिमांड में थे। ठीक है, तो रिलीजियस पीरियड में धर्म थी थीम, मॉरल पीरियड में कोई ना कोई मॉरल वैल्यू थी थीम, आर्टिस्टिक पीरियड में जो खुद इंसान है उसकी ही जो लाइफ है वही थीम है, डे टू डे लाइफ की ज़िंदगी। ओके, और इस समय जो इंटरल्यूड्स हैं या इंटरमिटेंट हैं, जिनको हम समहाउ ड्रामा के बीच में परफॉर्म करते थे ताकि थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो सके, वो इस समय काफ़ी लाइमलाइट में थे। तो इस स्लाइड में एक इंट्रो मिली हमें आर्टिस्टिक पीरियड की, एंड जो मेन थीम है जिसके साथ इस पीरियड के ड्रामा डील करते हैं वो पता चले। अब आगे दोस्तों, इसी के तहत मैं कुछ आपसे वर्क शेयर करूंगी, कुछ राइटर शेयर करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ रैल्फ रोएस्टर ऑफ इटोन के बारे में। ठीक है, रैल्फ रोएस्टर ऑफ इटोन के बारे में, इसे रॉयल्फ रोएस्टर डोएस्टर भी कहते हैं। दोस्तों, ये वर्क जो है निकोलस उडाल ने लिखा था, ये वर्क निकोलस उडाल का है। और ये जो है ना रॉयल्फ रोएस्टर ऑफ इटोन, तो इटोन बेसिकली इटोन जगह का एक मास्टर बताया गया, एक टीचर बताया गया है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूम रही है। और हाँ, जो प्लोटस एक राइटर थे, प्लोटस का एक वर्क है माइल्स ग्लोरिसस। ठीक है, प्लोटस का वर्क है माइल्स ग्लोरिसस, जो कि बेसिकली क्लासिकल कॉमेडी है, पुरानी कॉमेडी है। उसी वर्क की ये एडेप्शन है, यानी कि उसी वर्क से इंस्पायर होके इसकी जो है स्टोरी लाइन लिखी गई है। तो ये सबसे पहला वर्क किया हमने आर्टिस्टिक पीरियड में, जिसका नाम क्या है, रैल्फ रोएस्टर ऑफ इटोन, या जिसे हम रैल्फ रोएस्टर डोएस्टर भी कहते हैं। ठीक है, इस वर्क के राइटर कौन है, निकोलस उडाल। निकोलस उडाल ने ये वर्क लिखा है। जो इस वर्क का नेम है रैल्फ रोएस्टर ऑफ इटोन, तो इटोन के एक मास्टर, इटोन जगह का एक टीचर है जिसकी स्टोरी इसमें बताई गई है। और एक क्लासिकल कॉमेडी, एक पुरानी कॉमेडी, प्लोटस का वर्क है माइल्स ग्लोरिसस, उसकी ये एडेप्शन है। ठीक है, सो प्लोटस ने अपने वर्क माइल्स ग्लोरिसस में जो बताया है उसी की एडेप्शन है, उसी को यहाँ पर जो है काइंड ऑफ रिप्रेजेंट किया गया है, वैसी ही स्टोरी लाइन, वैसी ही थीम है। और यहाँ पे एक आपको खास बात बताना चाहती हूँ, जो पहली कॉमेडी है इंग्लिश की
वो यही है, रैल्फ रोएस्टर ऑफ इटोन या रैल्फ रोएस्टर डोएस्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है बीइंग अ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट कि पहली कॉमेडी कौन है इंग्लिश में, पहली ट्रेजेडी कौन है। तो पहली कॉमेडी इंग्लिश लिटरेचर की है रैल्फ रोएस्टर डोएस्टर या रैल्फ रोएस्टर ऑफ इटॉन, जिसमें इटॉन के एक मास्टर टीचर की कहानी है जिसे लिखा है निकोलस उडाल ने, और जो एक क्लासिकल कॉमेडी, पुरानी कॉमेडी प्लोटस के वर्क माइल्स ग्लोरियस से इंस्पायर है। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें हमें पता लगी, और ये आर्टिस्टिक पीरियड की देन है। जब ड्रामा आर्टिस्टिक पीरियड तक पहुंच गया था तो ये पहली कॉमेडी जो है सो कॉल्ड इंग्लिश में निकल के आई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब आपके सामने जो मैं वर्क एक्सप्लोर करूंगी वो है गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक है, गैमर गर्टन्स नीडल। तो अगर रैल्फ रोएस्टर डोएस्टर जो मैंने पीछे करवाया वो पहली कॉमेडी थी, तो दोस्तों ये सेकंड कॉमेडी है इंग्लिश लिटरेचर की, गैमर गर्टन्स नीडल। पीछे जो मैंने कॉमेडी कराई रैल्फ रोएस्टर, अगर वो निकोलस उडाल ने लिखी थी, तो ये जो सेकंड कॉमेडी है गैमर्स गर्टन नीडल, ये जॉन स्टिल ने लिखी है। ठीक है, जॉन स्टिल ने लिखी है। पीछे वाली जो कॉमेडी है रैल्फ रोएस्टर, वो इटॉन के मास्टर के बारे में है। ये बेसिकली जो है पीजेंट क्लास के बारे में, जो किसान लोग होते हैं उनके लाइफ पे आधारित वर्क है गैमर गर्टन्स नीडल। ठीक है, और वो क्लासिकल कॉमेडी था ना, प्लोटस का वर्क, उसकी एडेप्शन थी। ये खुद एक डोमेस्टिक कॉमेडी है, यानी कि घरेलू चीज़ें बताई गई हैं, उस पर आधारित इसमें जो है कॉमेडी क्रिएट की गई है, और ये 1562 में आई थी। डोमेस्टिक कॉमेडी पता क्या होता है, जैसे आप कपिल शर्मा का शो आपने देखा है ना, तो उसमें वो घरेलू चीज़ें तो होती हैं, दादी, पति, पत्नी, नौकर, और उस पर ही आप आधारित जो है हंसी मजाक ह्यूमर क्रिएट कर देते हो। तो उस प्रकार की कॉमेडी जिसमें जो थीम है, कैरेक्टराइजेशन है, वो डोमेस्टिक घरेलू बेस्ड हो, उसे हम डोमेस्टिक कॉमेडी कहते हैं। तो बहुत खूबसूरती से पिछली स्लाइड और ये स्लाइड बनाई गई है, रिलेटेड है ना। वो रैल्फ रोएस्टर डोएस्टर, ये गैमर गर्टन्स नीडल, वो निकोलस उडाल ने दी, ये जॉन स्टिल ने दी। वो पहली कॉमेडी है, ये सेकंड कॉमेडी है वो इटॉन के मास्टर के आधारित है, ये पीजेंट क्लास पे आधारित है। ठीक है, वो क्लासिकल कॉमेडी की एडेप्शन थी, ये एक डोमेस्टिक कॉमेडी है और 1562 में आई है ना। तो ये एक एक पॉइंट, एक एक एमसीक्यू है जो इस वर्क को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, और यही टेक्निक होती है पढ़ने की, है ना। आप देख सकते हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये कलरफुल तो हैं, प्रॉपर आपको दिख भी रही हैं, चाहे आप मोबाइल पे पढ़ो या लैपटॉप पे, पर प्रॉपर यू कैन सी द सीक्वेंस ऑफ दीज पॉइंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं आगे बढ़ती हूँ ना, पीछे से रिलेट करके पॉइंट्स रखती हूँ, ताकि आपको सिर्फ मैं बताऊँ ना कि ऐसे पढ़ना है, पर एक्चुअली में वो चीज़ ना मेरे से पढ़ते पढ़ते आपके अंदर आते रहे। तो फर्स्ट कॉमेडी वी डिड, सेकंड कॉमेडी वी डिड, एंड बोथ केम अंडर आर्टिस्टिक पीरियड। उसके बाद दोस्तों आगे अब मैं बात करूँगी गोरबोटक की। ठीक है, जो पीछे हमने की डैट वॉज क्रमशः फर्स्ट एंड सेकंड कॉमेडी, गोरबोटक है दोस्तों आपकी फर्स्ट ट्रेजेडी। गोरबोटक हमारी फर्स्ट ट्रेजेडी है। गोरबोटक इसको हम फॉरेक्स और फॉरेक्स भी कहते हैं। जैसे रॉयल्फ रोएस्टर ऑफ इटॉन था, या रॉयल्फ रोएस्टर डोएस्टर भी था, है ना उसका नेम, जो पहली कॉमेडी की, वैसे ही गोरबोटक का नाम फॉरेक्स और फॉरेक्स भी है, फॉरेक्स और फॉरेक्स। ये हमारी पहली ट्रेजेडी है। ये वर्क दोस्तों सैकविल और नॉर्टन ने लिखी है, यानी कि ट्रेजेडी लिखने के लिए दो राइटर हमें लगे, सैकविल और नॉर्टन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये पहला ऐसा प्ले है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, पहला ऐसा प्ले है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है? वर्स इज समथिंग, देखो जहाँ पे रिदम है, जो कोई चीज़ आप पोइट्री की फॉर्म में लिख रहे हो जिसमें रिदम है, उसको हम वर्स कहते हैं। ठीक है, तो रिदम के लिए कैसे बनती है रिदम? जैसे रिदम ही है ना, जैसे हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, या आप हारमोनियम से देते हो, या चिमटे से या ढोलकी से रिदम बजाते हो। तो पोइट्री इज समथिंग वेयर देयर इज रिदम। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आज नहीं है खाना खाना, बनाऊंगी यही बहाना, मम्मी मारे जो मुझे ताना, ना ना ना, दिस इज रिदम। जब ऐसी रिदम हो तो वो पोएम बन जाती है, वर्स बन जाती है। ब्लैंक वर्स होता है जिसमें कोई रिदम नहीं है। ठीक है, खाली ताली, जैसे अगर ऐसे बजती तो ताली बज जाती, एक रिदम आती, पर आ रहे हैं पर ऐसे चला गया, खाली ताली, है ना। तो वर्स दोस्तों कब आता है, रिदम कब आती है? जब
पोयम की हर लाइन में आप एक स्पेसिफिक मीटर यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने आइएम्बिक पेंटामीटर सुना होगा, बहुत कॉमनली आइएम्बिक हेक्सामीटर होता है। तो जब हर लाइन में एक मीटर सेम यूज होता है तो एक रिदम आती है उसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर नॉर्मल वर्ड्स है जहाँ पे रिदम मौजूद है, वहां पर हर लाइन पे एक स्पेसिफिक मीटर यूज होता जाएगा सेम, तो रिदम आएगी, ठीक है, ताली जो बज रही है। पर ब्लैंक वर्स इज खाली ताली, यहाँ पे भी मीटर यूज होगा हर लाइन में, पर हर लाइन के बाद जो अगली लाइन आएगी उसमें सेम मीटर यूज नहीं होता। सेम मीटर नहीं होगा तो वो रिदम नहीं आएगी, तो ताली तो बजेगी पर खाली। समझ रहे हो मेरी बात? वर्स यानी कि रिदम। रिदम कैसे आएगी? जब मीटर सेम यूज हो हर लाइन में तो रिदम आएगी, ठीक है। पर वर्ड्स है, आप उसमें मीटर भी यूज कर रहे हो पर सेम मीटर नहीं है, वो रिदम नहीं आ रही है। दैट नो रिदम, दैट खाली ताली इज ब्लैंक वर्स। डन? वर्स यानी कि रिदम यानी कि सेम यूज ऑफ मीटर टू ब्रिंग दैट रिदम। ब्लैंक वर्स यानी कि नो रिदम, नो सेम यूज ऑफ मीटर, सेम मीटर तो खाली ताली, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है। और ये जो गॉर्बो डक है, जिसे फॉरेक्स या पोरेक्स कहा, जो पहली ट्रेजेडी है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसे लिखने के लिए 2 राइटर लगे, सैकविल एंड नॉर्टन। ये पहला ऐसा प्ले है इंग्लिश लिटरेचर में जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स खाली ताली, इसमें कोई रिदम नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसकी स्टोरी लाइन क्या है? इसमें करेक्टर होता है ब्रूटस करके। ब्रूटस की वजह से गॉर्बोडक नामक कैरेक्टर की डेथ होती है, तो ये ट्रेजिडी है, तो इसमें खून खराबा तो होगा ही। तो गॉर्बोडक है कैरेक्टर, गॉर्बोडक जो इसका नेम भी है, इसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्सन ब्रूटस, ठीक है। सो ब्रूटस एंड गॉर्बोडक इस ट्रेजिडी के कैरेक्टर है। गॉर्बोडक के नाम पे ही इसका नेम है, उसको मारता है ब्रूटस, ठीक है। और एक और बात दोस्तों, इस वर्क की इंस्पायरेशन बेसिकली सिनिकन ट्रेजेडी से ली गई है। सिनिकन ट्रेजेडी को हम रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। ऐसी ट्रेजेडी जिसका मेन रीजन रिवेंज हो, यानी कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और बदला लेने वो गया और वो और बुरा करके आया, ठीक है। ट्रेजेडी मीन्स किसी ने किसी को मार दिया, बदले में किसी ने उसको मार दिया जिसने किसी को मारा था, रिवेंज ट्रेजेडी। तो सिनिकन ट्रेजेडी क्या होती हैं? दीज आर द रिवेंज ट्रेजेडीज, ऐसी ट्रेजेडी जिसमें कुछ बुरा हुआ है रिवेंज लेने की वजह से, ठीक है। डन? तो गॉर्बोडक या नाम क्या बताया मैंने, फॉरेक्स या पोरेक्स, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारी पहली ट्रेजेडी है, इसको लिखने में 2 राइटर लगे, सैकविल एंड नॉर्टन। ये पहला ऐसा प्ले है जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, खाली ताली। मीटर है हर लाइन में पर सेम मीटर नहीं है, रिदम नहीं है, खाली ताली, ब्लैंक वर्स। स्टोरी लाइन, इसमें गॉर्बोडक को मारने के लिए जिम्मेवार होता है ब्रूटस कैरेक्टर, और इसकी थीम जो है, इंस्पायरेशन जो है, वो सिनिकन ट्रेजेडी से ली गई है। सिनिकन ट्रेजेडी होती है रिवेंज ट्रेजेडीज, ऐसी ट्रेजेडी जिसमें रिवेंज जो है मेन थीम है। कोई जो है रिवेंज लेना चाहता है और उस वजह से उस जो है खून हो गया है या कुछ बुरा हो गया है, ठीक है। तो वी डिड फर्स्ट कॉमेडी रॉयल फॉरेस्टर डॉयस्टर, वी डिड सेकंड कॉमेडी गैमर गर्टस नीडल, एंड वी डिड फर्स्ट ट्रेजेडी गॉर्बोडक ना। और ये सारी कॉमेडी ट्रेजेडी जो पहली वाली है, यू कैन सी ये आर्टिस्टिक पीरियड में आई है ना। रिलीजियस पीरियड में धर्म की थीम थी, मॉरल पीरियड में मॉरल वैल्यू थीम थी, पर अब यू कैन सी यू आर एक्सप्लोरिंग विद द थीम्स, कॉमेडी इज देयर, ट्रेजेडी इज देयर, डिफरेंट स्टोरी लाइन्स इज देयर, है ना। तो आप देख सकते हैं रिलीजियस में सिर्फ रिलीजन थीम था, मॉडल में मॉडल वैल्यू आया, पर आर्टिस्टिक में यू आर एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर थीम्स, राइट। एंड इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट कॉमेडी, सेकंड कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी इसी पीरियड में एक्सप्लोर हुई है, ठीक है। डन डन, एक एक स्लाइड एक को समर्पित। आगे दोस्तों इसी पीरियड की कुछ और खास बातें हैं जो मैं आपसे एक्सप्लोर करूंगी, इसी पीरियड की कुछ साइलेंट फीचर। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पहला इंटरल्यूड था, इंटरल्यूड याद है ना, इंटरमिटेंट जो हम बीच में परफॉर्म करते थे ताकि थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो सके, उसको दोस्तों 1497 में फ्यूजीन और ल्यूक्रेसी नाम से आया था, जिसे मैडवेन ने दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरल्यूड कब आया है? 1497 में, ठीक है। उसका क्या नाम है? फ्यूजीन
फ्यूजीन एंड ल्यूक्रेसी, उसको लिखा किसने है, मेडवेल ने, ठीक है। पहला इंटरल्यूड, पहला इंटरमिटेंट जो हम प्लेस के बीच में परफॉर्म करें जिससे इंजॉय आए, ह्यूमर आए, वो कब आया है, 1497, 1497 में। क्या नाम है उसका, फ्यूजीन एंड ल्यूक्रेसी, और किसने लिखा है, मेडवेल ने। मैं चाहती इसको एक लाइन में लिख सकती थी, पर मैंने इसको तोड़ तोड़ के लिखा है ताकि आपको एग्जैक्ट क्लियर हो, ईयर का नेम, वर्क का नेम किसने दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों खास बात क्या है कि इस समय जो भी ड्रामा थे उसमें जो सभी 3 यूनिटी थी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ 3 यूनिटी क्या है, ठीक है। आपने वो गाना सुना है, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा नहीं आपने याद रखना है, टप्पा टप्पा चरखा चले, टप्पा टप्पा चरखा चले। मैं बताती हूँ, ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। टप्पा टप्पा यू हैव टू रिमेंबर, नॉट चप्पा चप्पा, टप्पा टप्पा, ठीक है। टी का मतलब है दोस्तों टाइम, ठीक है। पी का मतलब है प्लेस, ठीक है जी, एंड ए का मतलब है एक्शन। ये हमारा इंग्लिश लिटरेचर का टप्पा है, ठीक है। सॉन्ग का चप्पा, इंग्लिश लिटरेचर का टप्पा। तो ये दोस्तों 3 यूनिटीज हैं। यूनिटीज मतलब एकता, टी से टाइम, पी से प्लेस, ए से एक्शन। देखो इंग्लिश लिटरेचर एकदम नहीं आया है, इसने किसी और लिटरेचर से गाइडेंस ली है, फॉलो की है। जैसे पहले ग्रीक लिटरेचर था, इटालियन लिटरेचर था, वहां से ना उसने आइडिया लिया कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे स्टोरी लाइन होनी चाहिए एंड ऑल। तो वो जो पुराना ग्रीक लिटरेचर है एंड ऑल, वहां पे ये 3 यूनिटी, 3 एकता की चीज कही जाती थी। टप्पा, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्लेस, ए फॉर एक्शन। और इसका मतलब क्या था, देखो टाइम की यूनिटी क्या है कि जब कभी आप कोई ड्रामा कर रहे हो तो आप समय का ध्यान रखो, एक समय पे जो चीज हो रही है पहले उसको पूरा दिखा दो, फिर ही अगले जोनर, अगले समय की चीज दिखाओ। प्लेस, प्लेस की यूनिटी, पहले एक जगह पे जो आप कोई चीज होते हुए बता रहे हो उसको उस जगह की चीज पूरी कर लो, फिर दूसरी जगह का जिक्र करो। एक्शन, एक समय पे जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी सीक्वेंस हो रहा है उसको फिनिश कर दो, फिर आगे बढ़ो। कहने का मतलब एक समय की चीज को वहीं पूरा करो, एक प्लेस की चीज को वहीं पूरा करो, एक एक्शन को वहीं पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। इससे क्या होता है ना, जो ऑडियंस बैठ के ड्रामा देख रही होती है उसको ना कंफ्यूजन नहीं होता है। मान लो मैं समय की बात करूं, आप कोई मॉर्निंग का सीन दिखा रहे हो, अचानक से आपने शाम का दिखाना शुरू कर दिया तो वो बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लो प्लेस में मैं इटली की कोई जगह का सीन दिखा रही हूँ, अचानक से आपने उसमें बेंगलोर दिखाना शुरू कर दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्शन में आप दिखा रहे हो कि हीरो की माँ मर रही है और अचानक से आप दिखा रहे हो हीरो की शादी हो रही है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक समय पे एक चीज को पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। तो दीज वर 3 यूनिटी। दिस इज नॉट चप्पा चप्पा चरखा चले, दिस इज टप्पा टप्पा रखा चले, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्लेस, ए फॉर एक्शन। एक समय पर, एक जगह पर एक एक्शन को पहले पूरा करें, फिर आगे बढ़े। सो इसमें खास बात क्या थी, आर्टिस्टिक पीरियड में ये जो तीनों यूनिटी हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया था प्लेस में। मतलब स्ट्रिक्टली कहा गया था कि हमने इन चीज़ों को फॉलो करना है, ये मानने योग्य है। और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी सारे राइटर्स ने इनको फॉलो भी किया है, काफ़ी सारे राइटर्स ने नहीं भी फॉलो किया, वो हम आगे देखेंगे। पर हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक आर्टिस्टिक पीरियड की बात करूँ एलिजाबेथन एज में, सो दीज वर स्ट्रिक्टली फॉलोड। इनको फॉलो किया जाता था, जब कभी भी कोई भी हम प्ले लिखते थे हम इनको फॉलो करते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 यूनिटीज क्या हैं, इनके क्या नेम है, इनमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यूनिटी की एकता की बात की गई है और क्यों ये रखा जाता था, वो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ 1574 1574 में बकायदा रॉयल परमिट मिला था, राजा की तरफ से ना, मतलब परमिशन मिली थी लॉर्ड लेकेस्टर के एक्टर्स को कि वो कहीं भी जो है प्ले परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ना हमारे रेगुलर ड्रामा की बिगिन हुई थी। इफ़ यू डू रिमेंबर, बिल्कुल शुरू में जब मैंने पहला फेस आपको कराया था ड्रामा का, रिलीजियस पीरियड, तो मैंने बताया था ना पहले चर्च में परफॉर्म होता था, फिर चर्च यार्ड आया, फिर बाहर आया, फिर विद्रोह भी हुआ कि आप मजाक बना रहे हो, चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे।
फिर बाद में प्रॉपर गिल्ड बने, कुछ ग्रुप ऑफ लोग बने जिनको परमिशन दी गई तुम अच्छे से करो, एंड फाइनली हमारा ड्रामा निकल के आया। तो उसी के तहत ये थर्ड पॉइंट है, लॉर्ड लैकेस्टर के एक्टर्स को परमिशन मिली। लॉर्ड लैकेस्टर ने बकायदा कुछ ग्रुप बनाया था जिसमें कुछ एक्टर्स थे जो प्लेस को परफॉर्म करते थे, तो उनको प्रॉपर परमिशन मिली 1574 में राजा की तरफ से कि आप कहीं भी प्लेस परफॉर्म कर सकते हो, वी हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू, आप कहीं भी प्लेस परफॉर्म कर सकते हो। और इसके बाद ही जो रेगुलर ड्रामा है, मतलब जो आज हम कहीं भी थिएटर्स होते हैं, कहीं भी हम प्ले होते हुए देखते हैं, वो शुरू हो पाया। सो दिस वाज वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 1574 में प्रॉपर रॉयल परमिशन मिली, राजा की तरफ से परमिशन मिली लॉर्ड लैकेस्टर के एक्टर की, जाइए परफॉर्म करिए कहीं भी, और रेगुलर ड्रामा की बिगिन इससे हुई। उसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको खास बात बताना चाहती हूँ कि 1570 में पहला प्ले हाउस यानी कि पहला थिएटर हमारा बना था, जिसे हम थिएटर ही कहते हैं, जिसको बिल्ड किया था जेम्स बर्बेग ने फिन्सबरी फील्ड में, जो कि लंदन के नॉर्थ में है और जहाँ पे बकायदा शेक्सपियर ने जॉब भी की है। तो ध्यान से देखिए, 1570 में पहला प्ले हाउस बना, ऐसा प्ले हाउस यानी कि यहाँ पे प्लेज हो, ड्रामा हो, जिसका नाम था द थिएटर, जिसे किसने बिल्ड किया था? इसे बिल्ड किया था जेम्स बर्बेग ने लंदन के नॉर्थ के फिन्सबरी फील्ड में, लंदन के नॉर्थ के फिन्सबरी फील्ड में, एंड बकायदा जहाँ पे शेक्सपियर खुद जॉब करता था। तो शेक्सपियर इज ऑल अबाउट एलिजाबेथन एज, है ना। एलिजाबेथन एज का नाम, अगर एलिजाबेथन एज है, शेक्सपियरन एज भी है, महान ड्रामाटिस्ट वो इस एज के हैं, तो वो यहाँ पे जॉब भी करते थे। तो देखो 1574 वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया, 1570 वाला पहले बताना चाहिए था, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्ले हाउस, पहला जहाँ पे प्लेस हो, ड्रामा हो, वो कौन है? द थिएटर, ठीक है। और आजकल हम थिएटर ही कहते हैं सभी प्ले हाउस को नॉर्मली। कब बना था? 1570 में, ठीक है। किसने बनाया? जेम्स बर्बेग ने, ठीक है। कहाँ पे बनाया? लंदन के नॉर्थ के फिन्सबरी फील्ड में। कहाँ पे? लंदन के नॉर्थ के फिन्सबरी फील्ड में। और यहाँ पे कौन सी महान हस्ती जॉब करती थी? शेक्सपियर। क्लियर हुआ? बहुत ही खास बातें हैं ये आर्टिस्टिक पीरियड की, ठीक है, या ओवरऑल पूरे ड्रामा पीरियड की। अब दोस्तों आगे जो मैंने आपसे शेयर करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जो द थिएटर था, ठीक है, जो भी प्ले हाउस था उसका इंटीरियर कैसा था। जैसे जब आप सर्कस देखने जाते होंगे तो देखे सर्कस से प्ले होती है, बीच में गोल मैदान होता है, साइड पे सारी जनता होती है, तो वैसे ही ये जो द थिएटर था जहाँ पे प्लेज होते थे, इसकी भी प्रॉपर ना एक बनाया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं किसी जगह पे जनता बैठेगी, कहीं परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो खास बात क्या थी दोस्तों, एक हमारे डच ट्रैवलर थे जिनका नाम था जॉनस डी विट। क्या नाम है डच ट्रैवलर का? जॉनस डी विट। इन्होंने ना 1596 में लंदन विजिट किया था, तो तब इन्होंने फिर द थिएटर को पूरा देखा और बताया था, ठीक है। तो डच ट्रैवलर हैं जॉनस डी विट, ठीक है जी। ये लंदन गए 1596 में और इन्होंने जो थिएटर है उसके बारे में बताया। क्या क्या बताया? सबसे पहले ये जो था ये बेसिकली स्टोन या वुड का बना था, यानी कि पत्थर और लकड़ी का बना था। इसकी शेप राउंड या ऑक्टागोनल होती थी। राउंड हो गया गोल, ठीक है, ऑक्टागोनल हो गया जिसकी 8 भुजाएं हैं, ठीक है, 8 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो राउंड होता था या ऑक्टागोनल होता था। इट वॉज विदाउट रूफ, इनकी कोई छत नहीं होती थी। एंड इनक्लोज्ड कोर्टयार्ड, मतलब बाहर से कवर होता था, ये ऊपर से तो ओपन होगा पर चारों तरफ से कवर होता था। एंड इट वॉज बेसिकली रोमन एम्फी थिएटर, और खासकर जो रोम में जैसे थिएटर होते थे उसी प्रकार से इसको फॉर्म किया जाता था, ठीक है। तो किसके होंगे? या तो लकड़ी के होंगे या पत्थर के बने हैं, गोल शेप है या ऑक्टागोनल, मतलब 8 भुजाओं वाली शेप है, ठीक है। ऊपर से छत नहीं है पर इनक्लोज चर्चयार्ड है, ऊपर से ओपन है पर बाकी जगह से क्लोज है। और रोमन एम्फी थिएटर की तरह, जो रोम में जैसे हमारे थिएटर होते थे उनकी ये कॉपी थी, ठीक है। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिस्टिक पीरियड। तो यू कैन सी ये थर्ड फेज है हमारा ड्रामा का, एंड इसमें ना रिलीजियस थीम रही ना मॉरल, ह्यूमन एज अ थीम आया। फर्स्ट कॉमेडी रैल्फ ड्वेस्टर,
सेकंड कॉमेडी गैमर गटर नीडल, फर्स्ट ट्रेजिडी गॉर्बोडक हमने किया और ख़ास बातें इस पीरियड की इंक्लूडिंग जो थिएटर इसमें आए थे उसके से संबंधित। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ये सारा करने के बाद गूगल से क्या करना है। तो एक तो जो रॉयल फ्लोस्टर ऑफ इटोन है इसको गूगल कर लेना, गैमर गटर नीडल इसको गूगल कर लेना, गॉर्बोडक को गूगल कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आपको यहाँ पे गूगल करने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो मैंने क्लास में कराया ये अच्छे से कर लो। उसके बाद जो वर्क मैंने मेंशन किए 2000 वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कॉमेडी, सेकंड कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी, उनको गूगल कर लो। टॉप पे जो 4-5 लाइनें आती हैं वो नोट कर लो। आधी चीज़ें उसमें यही होंगी या सेम यही होगा जो मैंने बताया, पर जो भी और होगा वो आपका तैयार हो जाएगा। और जो मैंने क्या कहा है, पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना। आपकी आंखें, आपका ब्रेन उधर होगा, है ना। तो आपकी आंखों को, आपकी ब्रेन को आदत होनी चाहिए रीड करने की, वो चीज़ वहाँ से होगी। सो दोस्तों, इसके साथ जो हमने ड्रामा की जर्नी शुरू की थी वो फिनिश होती है। आने वाली क्लास में हम वन ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, यूनिवर्सिटी वेट्स। तो कैसा लगा आपको सेशन? अच्छा लगा? अगर दिल को छुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर। बहुत अच्छा परिवार है हमारा। बस पॉकेट पढ़ाई सर्च करो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करो। और क्या आप ऐसे ही मस्त तरीके से इतना बेहतरीन कंटेंट इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्लीट माइंड ब्लोइंग कोर्स इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पे आपका वेट कर रहा है। इतना सस्ता और इतना अच्छा पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और बस दोस्तों, इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। ध्यान रखना, अगेन आई एम रिपीटिंग, ताली 2 हाथों से बजती है। एक हाथ मैं हूँ टीचर का बेहतरीन पढ़ाना, एक हाथ हाफ है बच्चे का बेहतरीन पढ़ना। मैं आपके साथ हूँ दोस्तों, आपके लिए चीज़ें इजी करने के लिए, दिल से आपके दिल तक पहुँचाने के लिए। आपको लिटरेचर से इश्क, मोहब्बत, प्यार हो, वो हर चीज़ में मैं आपके साथ हूँ। पर आपने भी ना जो मैं साथ में कह रही हूँ साथ साथ में करते चलो। रोज़ के रोज़ लेक्चर देखकर रोज़ के रोज़ गूगल से सर्च करना टफ नहीं है। बहुत बोलते ना, जब लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, वैसे जब ताज़ा ताज़ा ये पढ़ा है, दिमाग में घुसा है, साथ में कर लो और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। मिलेंगे और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ इसी सीरीज में। टेक केयर।